हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विधायिका। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका क्या है, इसमें हम जानेंगे। तो संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या कहते हैं? संघ संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों, ये राष्ट्रपति और इसका मतलब है दो सदन जो राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और जनता का सदन यानी कि लोकसभा कहलाते हैं से बनती है। इसका कहने का मतलब है विधायिका जो है वो दो सदनों को मिलाकर बनाई जाती है। कौन से दो सदन होते हैं? वो दो सदन होते हैं बच्चों, फर्स्ट है राज्यसभा और सेकंड है लोकसभा। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। राज्य की विधायिका को या तो विधानमंडल या विधानसभा। तो चलिए, तो बच्चों इसका फोर्थ पॉइंट है आपका, लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व अधिक होता है। ये कहना चाह रहा है कि लोकतांत्रिक जो होता है ना बच्चों, लोकतंत्र शासन जहां भी होता है वहां पर विधायिका जो होता है उसका महत्व बहुत होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत होती है, ज्यादा होती है। समझ गए? अब इसका पांचवा देखिए आप। पांचवा पॉइंट है बच्चों इसका, भारत में संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ना अपनाई गई है, वो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। यानी कि आपको पता होगा भारत का जो संविधान बनाया गया है ना, वो अमेरिका के संविधान को देखते हुए बनाया गया है। समझ गए बच्चों? और इसीलिए जो ब्रिटिश लोग थे हमारे ऊपर, जिन्होंने शासन किया था, उनके आधारित को देखते हुए हमने क्या बनाया? संसदीय शासन प्रणाली बनाई है उनके आधार पर। ठीक है बच्चों? चलिए, अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सरकार के तीन अंग कौन से होते हैं। हमें ये तो पता लग गया सरकार के तीन अंग होते हैं। अब वो कौन से तीन अंग होते हैं वो देखिए। उसमें से फर्स्ट है बच्चों विधायिका, सेकंड है आपका कार्यपालिका और थर्ड है आपका न्यायपालिका। तो चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विधायिका क्या है। विधायिका क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। यानी कि विधायिका के लिए जो अध्यक्ष चुनाए जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए, सेकंड पॉइंट देखिए इसका, इसलिए ये जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। ये जनता के प्रतिनिधि बनने के बाद ये कानून को बनाता है। ठीक है बच्चों? इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें बहस होती है, विरोध भी होता है, बहस विरोध होता है, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाकर रखती है। ठीक है बच्चों? इसका कहने का मतलब है, तो बच्चों इन सबको मिलाकर जो ना वो जीवित रहती है। क्या? जो विधायिका होती है जीवित यानी कि जिंदा रहती है। जीवित, जीवंत का मतलब है जीवित, सॉरी जीवित। सही है बच्चों? तो चलिए, इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 76। आपको पता है संविधान अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, तो उसके अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है बच्चों के अनुसार भारतीय संसद के दो सदन आपको पता है, राज्यसभा पहला और दूसरा सदन है आपका लोकसभा। तो उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी सम्मिलित है। यानी कि इन दोनों सदन के साथ राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, सम्मिलित है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका द्विसदनात्मक राष्ट्रीय के लाभ।
अब बच्चों द्विसदनात्मक होता क्या है, पहले आप ये जानिए। द्विसदनात्मक जो होता है बच्चों, जो दो सदन होते हैं ना जिस देश में, उसे द्विसदनात्मक कहते हैं। दो सदन कौन कौन से? पहला हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं, यानी कि लाभ कहते हैं उसको। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ क्या होता है वो देखिए। पहला लाभ समाज के सभी वर्गों, यानी कि सभी वर्गों का मतलब है जितनी भी कास्टें हैं, जितनी भी लोग वहां रहते हैं, देश के सभी देशों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। पहला लाभ तो ये होता है इसका प्रतिनिधित्व हो सके। और सेकंड लाभ होता है, सेकंड जो बेनिफिट होता है बच्चों, लाभ, दूसरा लाभ है संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन का पुनर्विचार हो। इसका कहने का मतलब है, यानी कि एक सदन अगर कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार करता है, ताकि अगर कोई मिस्टेक रह गई हो, तो उसे, तो बच्चों उसे सही कर सके। ठीक है बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, भारतीय संसद का ऊपरी क्या है। इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद में जो होते हैं अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 250, यानी कि मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं। उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी कि राष्ट्रपति चुनता है, और 238 सदस्य राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कहने का मतलब है जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि बिना छिपाए जो चुनाव होते हैं, 238 सदस्य वैसे चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, इनका निर्वाचन, यानी कि इनको चुनना, निर्वाचन मतलब होता है चुनना, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए इन्हें 6 साल के लिए चुना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि टिका हुआ सदन है, एक परमानेंट सदन है ये। ठीक है बच्चों, राज्यसभा। थर्ड पॉइंट है इसका, प्रत्येक 2 वर्ष यानी कि 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें से जितने भी 1/3 सदस्य हैं ना, उनका 2 साल बाद चुनाव होता है। तो इसका सिक्स्थ पॉइंट है आपका बच्चों, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, और जहाँ पर कम लोग रहते हैं यानी कम जनसंख्या, उनको कम प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है बच्चों, अब इस आपका नेक्स्ट टॉपिक ये रहा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए वो देखिए। तो फर्स्ट है, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा है 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, न इससे कम हो न इससे ज्यादा हो। और तीसरा पॉइंट है इसका बच्चों, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। यानी कि इनको चुनते हैं ना, एकल संक्रमणीय में चुनते हैं, यानी कि बराबर बराबर में इनको चुना जाता है। तो चलिए, इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों, 1951 में वन के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है बच्चों इस पॉइंट का, 1991 में एक जन प्रतिनिधित्व कानून बनाया गया, जिसमें राज्यसभा का और लोकसभा के उम्मीदवार जो हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनका एक पंजीकृत आवश्यक होना चाहिए, ये कहा गया है इसमें।
नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां। तो बच्चों सबसे पहले आप जानिए वित्तीय शक्तियां होती क्या है। वित्तीय शक्तियों का मतलब होता है आपातकाल में जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं लागू करने के लिए, उसे वित्तीय शक्ति कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। किसी भी बात पर वो 14 दिन तक विचार कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। और सेकंड पॉइंट है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, यानी कि संविधान में वो कुछ भी करेक्शन कर सकता है, अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कर सकता है, ये भी उसके पास पावर है। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक शक्तियां, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। यानी कि प्रशासन शक्तियां जो हैं उनके पास ये शक्ति है, उनके पास मंत्रियों से वो राज्यसभा में कुछ भी किसी भी मुद्दे पर प्रश्न कर सकती हैं, यानी कि सवाल कर सकती हैं। अन्य शक्तियां बच्चों, वित्तीय शक्तियों को छोड़ के और क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है चुनाव, चुनाव कराने की शक्ति। महाभियोग, यानी कि महाभियोग का मतलब होता है बच्चों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकील जो होते हैं बच्चों, यानी कि बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट के विधायक होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, जज, उनको हटाने का इनके हाथ में पावर होती है, हटा सकते हैं। आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना, मैंने ऊपर बताया आपको ये न्यायाधीश जो होते हैं, जज जो होते हैं, उसके पद को हटाए जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति। यानी कि इन चीजों के लिए दोनों सदनों का की अनुमति चाहिए, यानी किस किस की बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा की, दो सदन। इसका सेकंड पॉइंट है लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, इसका मतलब ये है, ठीक है, सबसे छोटा सदन है लोकसभा। इसके अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, 550 सदस्य हो सकते हैं इसमें। तो चलिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन क्या है। यानी कि आपने पढ़ लिया ये, तो लोकसभा जो है निम्न सदन है, यानी कि छोटा सदन है लोकसभा भारतीय संसद का। तो बच्चों आपका निम्न सदन यानी कि छोटा सदन है, तो आप समझ गए। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, यानी कि इसका कहने का मतलब है भारतीय संसद में ये छोटा सदन है, इसके अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं किसके, लोकसभा के। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट देखें आप, वर्तमान में लोकसभा के यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि इस टाइम पर लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं, चुने हुए 543 सदस्य हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन वाले सदस्यों को चुन सकता है। तो अब इसका थर्ड पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि बच्चों लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, वो जनता द्वारा होता है और बिना छिपे होता है, किया जाता है। इसका कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, ये 5 वर्ष यानी कि 5 साल के लिए निर्धारित किया है, परंतु उसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। अगर बच्चों कोई बात हो जाती है, या कोई अगर जो सदस्य इसका वो बना था, जिसे चुना गया था सदस्य को, अगर उसका देहांत हो जाता है तो ये भंग भी हो जाता है, दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, समझिए। इसका फोर्थ पॉइंट है बच्चों,
भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। किसके कारण है लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली? संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मतलब बिना छिपे इसका चुनाव होता है। इसका 5वां पॉइंट है बच्चों, इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है, यानी कि इसका कहने का मतलब है को नहीं है बच्चों, की है ये। इसे कार्यपालिका को हटाने की, यहाँ पर की आएगा, की शक्ति भी प्राप्त है, यानी कि कार्यपालिका को भी हटा सकती है। तो चलिए आपका लास्ट टॉपिक है संसद के प्रमुख कार्य। संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं वो जानिए आप। फर्स्ट, इसका जो काम होता है, महत्वपूर्ण काम जो होता है, कानून बनाना। सेकंड है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ठीक है। थर्ड है आपका बच्चों वित्तीय कार्य, बजट पारित करना। और फोर्थ है आपका संविधान संशोधन। फिफ्थ निर्वाचन संबंधी कार्य। और बच्चों सिक्स्थ है आपका न्यायिक कार्य। और सेवंथ है प्रतिनिधित्व। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।